नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम बात करेंगे पिछली क्लास की जिसमें हमने 50 नंबर तक के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? जो भारतीय संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हर धर्म को बराबरी से देखना। ठीक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी है, सभी धर्मों का सम्मान और समानता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किस संशोधन द्वारा घोषित किया गया था? ठीक है, तो संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन था, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ये इमरजेंसी के दौरान आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के काल में 1976। ठीक है, ये संशोधन है। इस चीज को इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछली भी क्लास में जाना है। ठीक है, और इसी संशोधन से ठीक है प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया था ये धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, किससे? 1976। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, अगर इसको आप 42वें संविधान संशोधन को एक चीज और भी कह सकते हैं, वो है 42वां संविधान संशोधन। क्या है इसका मतलब? अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब एक और होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बदलाव का तूफान। ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, बदलाव का तूफान। इस चीज को अच्छे से याद रखना, बदलाव का तूफान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो देखो, भारत में ना राज्य का कोई धर्म होता है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ना वो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर वो धार्मिक आजादी की रक्षा भी करता है। इस चीज को आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज कहाँ पे? ऑप्शन बी में मिल रहे हैं, यानी सभी राज्य, यानी राज्य सभी धर्मों को समान मान्यता देगा। ठीक है, और ऑप्शन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये भी सही है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी, यानी ये तीनों पॉइंट सही है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किस देश से प्रभावित है? ठीक है, तो ये आपको पता होगा कौन सा देश है वो? फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस से ही हमने हमने ये चीजें सीखी कि राज्य और धर्म को अलग रखा जाए। ठीक है, इस चीज क्या है? जो राज्य और धर्म है उसको अलग रखा जाए। ठीक है, राज्य अलग धर्म अलग। ठीक है, ये चीज हमने कहाँ से सीखी? फ्रांस से। इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल की यहाँ बात हो रही है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25 से 28। कहाँ? ऑप्शन सी। ठीक है, 25 से 28 है। यही वो आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चाहे पूजा करना हो आपको, धर्म अपनाना हो या उसका प्रचार करना हो। ठीक है, हमें उस चीज की आजादी कौन सा आर्टिकल देता है? 25 से 28। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है? ठीक है, भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है उसका मतलब क्या है? तो इसको अगर हम सिंपल में समझे तो भारत में न केवल केंद्र सरकार चलती है, न केवल राज्य, दोनों में बटी हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोनों में बटी ताकत है। ठीक है, यानी कि न केवल राज्य सरकार चलती है, यानी राज्य सरकार केवल तो चल नहीं रही है, न केंद्र सरकार केवल चलती है, दोनों बटे हुए हैं। ठीक है, उनकी ताकत बटी है। इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था। इस चीज को याद रखना, इसी को क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इस चीज को आप जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था किस पर आधारित है? ये जो भारतीय संघीय व्यवस्था है ये किस पर आधारित है? तो आप सभी को पता है ये किस पे आधारित है? शक्तियों का समवर्ती, शक्तियों का समवर्ती विभाजन, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है? भारतीय संघीय व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है? तो कौन सा संविधान है वो? कनाडा संविधान, यानी कनाडाई से है, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। देखो, हमारी जो संघीय प्रणाली की प्रेरणा जो है वो कहाँ से है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, जैसे वहां केंद्र मजबूत है ना, वैसे ही हमारे यहाँ भी क्या है?
मजबूत है केंद्र, ठीक है। बहुत से लोग को मत है कि अमेरिका से लिया गया, नहीं, अमेरिका से नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता, ठीक है, ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता बतानी है, तो इसकी विशेषता क्या है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। भारत में आप भारतीय नागरिक होते हैं, ठीक है, भारत में आप सिर्फ भारतीय नागरिक होते हैं, ना राज्य की अलग पहचान, ना दोहरी नागरिकता होती है, आपको पता है, ठीक है। ये चीजें कहाँ हैं? अमेरिका में होती हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है, भारत में एक ही है, ठीक है, इस चीज को आप जान गए होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय ढांचे में विवादों का समाधान कौन करता है? संघीय ढांचे में विवादों का समाधान कौन करता है? तो संघीय ढांचे की जब बात आए, ठीक है, इसके विवादों का समाधान कौन करेगा? वो करेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन डी मतलब उच्चतम न्यायालय। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, आप निर्वाचन आयोग को जानते होंगे, ठीक है, आपने इन चीजों को पढ़ा है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 324 यानी 324, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखो आप, ठीक है। चुनाव की जिम्मेदारी किसे है? आर्टिकल 324 में दी गई है, ठीक है। यहीं से भारत का क्या है? इलेक्शन कमीशन जन्म लेता है, ठीक है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है यहीं से जन्म लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक, ठीक है, क्या है? इसमें ऑप्शन पढ़िए। संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी सांविधिक निकाय है, ठीक है, कार्यकारी निकाय है, ऑप्शन डी अर्ध न्यायिक निकाय है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय का मतलब ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। अगर हम इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दें, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन कोई सरकार का दफ्तर नहीं है, इस चीज का आप समझ रहे होंगे। जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग जो है, ये कोई सरकार का दफ्तर नहीं है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, सरकार का दफ्तर नहीं है, सरकार का दफ्तर नहीं है। ये संविधान से बना हुआ एक निकाय है, ठीक है। क्या है ये चीज? संविधान से बना हुआ निकाय है, जिसका मतलब है सरकार से ऊपर। समझ रहे हैं ना आप चीज? इसका क्या मतलब है? सरकार से ऊपर। और ये निष्पक्ष भी होता है और ये स्वतंत्र भी होता है। कौन? निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जी ही नियुक्ति करते हैं, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। लेकिन क्यों इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है भाई? देखो, इनकी नियुक्ति इसलिए होती है कि कोई राजनीतिक दबाव ना हो, ठीक है। चुनाव की निष्पक्षता तभी बनी रहेगी, ठीक है। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती इसी कार्य के लिए होती है, ठीक है, कि चुनाव में जो राजनीतिक दबाव होता है वो ना हो, चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे, ठीक है। तो इनका जो है नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, अभी हमने इनकी नियुक्ति की बात की है, अब हम इनकी कार्यकाल की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके कार्यकाल आप सभी को पता होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है आप सब लोगों को इसका पता होगा, ऑप्शन बी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, अब हम इसके मुख्य कार्य की बात करेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? चुनाव कराना। अब जाहिर सी बात आप सब लोग जान रहे होंगे, चुनाव प्रक्रिया का संचालन और निगरानी करना, ठीक है, यानी कोई चुनाव में धांधलेबाजी ना हो, तो इसका मेन मुख्य काम यही है, ठीक है, इसीलिए इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, इसीलिए इसकी नियुक्ति होती है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी आपको पता होगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस चीज को आप बहुत अच्छे जानते होंगे, वो कौन है? न्यायपाल का, ठीक है, वो क्या है? न्यायपाल का। ये तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो याद कर लो। संविधान की रक्षा कौन करता है? न्यायपाल का, ठीक है, यानी कोर्ट, ठीक है। अगर अधिकारों पर हमला हुआ तो फिर वो भी न्यायपाल का, आपको इंसाफ दिलाएगी, इंसाफ दिलाती है, वो न्यायपाल का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 67, ठीक है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? जो मौलिक अधिकार होते हैं
उनके संरक्षण के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो यहाँ पे मंडामस है, परमादेश है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। तो ये तीनों जारी किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये तीनों जारी किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में याचिका दायर की जाती है? ठीक है, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। इस चीज को आप जान रहे हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। देखो, अगर कोई तुम्हारा मौलिक अधिकार तोड़े, ठीक है, तो तुम सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ये हमें विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है, भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार है ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, यानी जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये भी किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। ये अधिकार इन्हीं को प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी रिट जारी की जाती है? इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सी रिट जारी की जाती है? तो कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये चीज तो हमने बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, नहीं ऑप्शन ए सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये चीजें आपको तो ऐसे भी याद हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत कई बार क्वेश्चन आ चुका है घुमा घुमा के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? ठीक है, तो संविधान का कौन सा भाग है? भाग वो 4 का ए है। भाग क्या है? 4 का ए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था, ठीक है, इसको क्या है, हमने पढ़ा था, इस चीज को आप जान रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो मूल रूप से तो 10 ही थी। इस चीज को आप याद रखना, क्या थी? 10 ही थी। यानी कि शुरुआत में जो कर्तव्य थे वो 10 थे, जो संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। संविधान में कब जोड़े गए थे? 1976 को संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। मौलिक कर्तव्यों में संशोधन कर एक नया कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो है उसमें संशोधन करके एक नया कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो वो कब जोड़ा गया था? याद रखना, 2002 में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। वो कर्तव्य कौन सा था? बच्चों को 6 से 14 साल की शिक्षा दिलाना, ठीक है, बच्चों को। ये पहली बात तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब इसमें हम ये जानेंगे कब जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। वो कौन सा कर्तव्य था? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा, यानी 6 से 14 साल, ठीक है, 14 साल की शिक्षा दिलाना, ठीक है, शिक्षा दिलाना, ठीक, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। हो सकता है बोलते वक्त हम कुछ चीजें जो है जल्दबाजी में बोल दे, ठीक, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब अगर बात करें कौन से संशोधन द्वारा, तो कौन सा था? 86वें, ठीक है, 86 अमेंडमेंट से आया था ये, ठीक है, 86 अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट से आया था ये, ठीक, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? आप देख सकते होंगे क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा, आपको ये महसूस होगा कि हाँ आप कितने हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और आपने कहीं से भी इसका सब्जेक्टिव पढ़ा होगा, जाहिर सी बात आपने कहीं ना कहीं इसका कोर्स कंप्लीट किया होगा, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अच्छे से। अब बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो कौन सी समिति थी? इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। कौन सी थी वो? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये इंदिरा गांधी ने इस कमेटी को बनाया था, ठीक है। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, जिसने ये सुझाव दिया कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी
हो संविधान में, ठीक है, यानी नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए संविधान में, ठीक है। तो ये चीज जो है सुझाव किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन। राजनीति के निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में शामिल हैं? तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। राजनीति के निदेशक तत्व किससे प्रेरित हैं? तो किससे प्रेरित है वो? ऑप्शन सी, ठीक है, आयरलैंड संविधान से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। राजनीति के निदेशक तत्व हैं, कौन से हैं? आप इनके ऑप्शन देख सकते हैं। न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी हैं। जो राजनीति के निदेशक तत्व क्या है? न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी हैं। ऑप्शन बी, राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन सी, संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों से ऊपर है। तो ये क्या है? राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन बी सही इसका, राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। देखो हम अगर यहाँ बात करें डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी क्या है? कानून नहीं है, इस चीज को याद रखना है। यानी हम ये जो नीति निदेशक तत्व है ये, ठीक है, ये कानून नहीं है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर डीपीएसपी कानून नहीं तो ये क्या है? ये एक गाइडलाइंस है, ठीक है, गाइडलाइन से, इस चीज को याद रखना, गाइडलाइन से राज्य के लिए, ठीक है, ये एक गाइडलाइन है किसके लिए? राज्य के लिए, ताकि देश में सामाजिक और समानता लाई जा सके, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी अभी हमने इसको पढ़ा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, अभी अभी इस चीज को हमने पढ़ा है, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स राजनीति की बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या है? वो राजनीति की बात करते हैं। लेकिन डीपीएसपी डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है। ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का सपना दिखाते हैं, ठीक है। गरीबी हटाओ, समानता लाओ, ये चीजें हैं डीपीएसपी, ओके, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है संपत्ति का अधिकार, ये राइट आंसर है, यही नहीं है डीपीएसपी का हिस्सा, ठीक है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट था, इस चीज को याद रखना। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति का जो अधिकार है, पहले ये क्या था? पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब लीगल राइट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, लीगल राइट है। डीपीएसपी में, ठीक है, ये डीपीएसपी जो है इसमें इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। बाकी तीन जो है डीपीएसपी के एग्जांपल्स हैं, ठीक, यानी ये जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये क्या है? डीपीएसपी के एग्जांपल्स हैं, ठीक, लेकिन ये नहीं है, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 है, इस चीज को याद रखना, आर्टिकल 368 है, ठीक है, 368 यानी ऑप्शन बी सही है। देखो अगर संविधान में कोई बदलाव करना है, ठीक है, तो उसका रास्ता क्या है? आर्टिकल 368 में बताया गया है, इस चीज को याद रखना। यानी अगर हमें संविधान में कोई भी बदलाव करना है, ठीक है, तो उसका रास्ता जो बताया गया है वो इसी आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, यही है संविधान को अमेंड करने का गेटवे, ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि क्लास में ही चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम इसके पीछे का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसका बाकी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हैं। देखो संविधान में ये बदलने की ताकत किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है।
लेकिन कुछ संशोधनों में जो कुछ संशोधन होते हैं उसमें राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होती है। ठीक है, कुछ जो होते हैं संशोधन उसमें राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होती है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 2/3 यानी 2/3 बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। ठीक, यानी ऑप्शन आपका यही सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसमें एक चीज ये भी याद रखना कि कुछ मामले में, जैसे वो मामले कौन है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े, इस चीज को ध्यान से सुनना, किससे जुड़े? फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े। ठीक है, उनमें 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की हाँ भी जरूरी होती है। इस चीज को याद रखना। जो जैसे हमने बताया फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े, उनमें क्या होता है 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की हाँ भी जरूरी है। ठीक है, आधे राज्यों की हाँ भी जरूरी होती है। इस चीज को याद रखना। इसे क्या कहते हैं? इसे स्पेशल प्रोसेस कहा जाता है। इस चीज को याद रखना, इसे क्या कहते हैं? स्पेशल स्पेशल प्रोसेस, स्पेशल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 2024 तक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 2024 तक की। तो 2024 तक की बात करें तो कितना हो चुका है? 100। ठीक है, कितना हो चुका है? 100। यानी यहाँ ऑप्शन 100, सॉरी 105 हो चुका है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी सही, 105 हो चुका है। देखो 2024 तक 105 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। इसलिए आप इस चीज को याद रख लेना कि 2024 तक कितने हुए संशोधन? 105 हुए हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? वाह, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे लंबा संशोधन कौन सा है, इस चीज को आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसका सबसे लंबा जो संशोधन है वो ऑप्शन ए है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बारे में हमने सेकेंड क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार उसका एक्सप्लेनेशन करना ठीक नहीं है। ठीक, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन पहली और दूसरी वीडियो में दे दिया है। वहीं से इनकी चीजें जो है टॉपिक में चेंज होकर के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज और चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी। ठीक है, स्टार्टिंग से और ये एंडिंग तक जाएगी, यानी ये एंडिंग तक क्या होगा? चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन रहेंगे, लेवल टू लेवल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, अब इसके थोड़ा ये चीजें जानते हैं कि ये जो 42वां संशोधन है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को अच्छे से याद रखना। अब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बदलाव वाला संशोधन इमरजेंसी के समय में हुआ था, यही इमरजेंसी के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किसके लिए की गई है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किसके लिए की गई है? तो किसके लिए की गई है? नागरिकों के लिए। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई है। ठीक है, देखो न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम क्या है? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। इस चीज को पहले आप याद रखना, इस चीज को पहले आप दिमाग में याद रखना कि न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, यानी जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना। ठीक है, इसी से जनता को संविधान पर भरोसा है। इसी से क्या है? जनता को संविधान पर भरोसा है। इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? भारतीय न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? तो वो कौन सी व्यवस्था की गई है? व्यवस्था वो है, इसमें के सभी व्यवस्था किया गया है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतंत्र
स्वतंत्र प्रक्रिया, बिल्कुल ये है, ये व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतंत्र प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, न्यायाधीशों के वेतन की संरक्षित व्यवस्था है, बिल्कुल। ऑप्शन सी, न्यायाधीशों की पदोन्नति प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। अच्छा, जजों को आजादी देने के लिए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन और हटाने की प्रक्रिया सबको क्या कर दिया गया है? सिक्योर कर दिया गया है, ठीक है। ताकि, अच्छा सिक्योर क्यों किया गया है? सिक्योर इसलिए किया गया है ताकि वो दबाव में ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके जजों की पावर्स, क्वालिफिकेशन सब लिखा गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124, ठीक है। 124 में क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके जजों की जो पावर्स है, क्वालिफिकेशन है, वो सब लिखा गया है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, यानी ये 124 जो आर्टिकल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जाके बुक में थोड़ा चीजें इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अभी अभी इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। अभी अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 124, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। इस चीज को याद रखना, ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 124। अभी इससे ऊपर क्लास में हमने जाना, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यायाधीशों की स्वतंत्रता किस संविधान पर आधारित है? ठीक है, सॉरी, किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो सिद्धांत शक्ति का पृथक्करण है, इस चीज को याद रखना। ऑप्शन ए है शक्ति का पृथक्करण, ठीक है। देखो, जुडिशरी की स्वतंत्रता का आधार जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग और स्वतंत्र हों। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद जो है वो उपर्युक्त इसमें से तो सभी हैं, यानी 352 भी है, 356 भी है, 360 भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए। देखो, तीनों ही आपातकाल हैं, ठीक है। राष्ट्रीय 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 है, ठीक है। 356 क्या है? राज्य है, ठीक है, राज्य, ठीक है, राज्य है। और 360 क्या है? वित्तीय है, वित्तीय, ठीक है। तो ये अलग अलग अनुच्छेदों में दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? आर्टिकल वो 352 है, 352 है, ठीक है। देखो, एक चीज इसमें समझो, जब देश की सुरक्षा पर खतरा होता है, ठीक है, यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह, ठीक है, इस चीज को समझना, यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह हो गया हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे आप समझ सकते, इसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी ऑफ थ्रेट टू नेशन कहते हैं, इसे याद रखना। इसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी ऑफ थ्रेट, इमरजेंसी ऑफ थ्रेट टू नेशन कहते हैं, ठीक। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 355 356 है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी है। अगर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही होती है, ठीक है, जो राज्य की सरकार होती है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही होती है, तो केंद्र वहां क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन, केंद्र वहां क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? जो वित्तीय आपातकाल होता है उसकी घोषणा कौन करता है? तो पहले इसके पीछे का एक एक्सप्लेनेशन सुनो। देखो, जब देश की वित्तीय स्थिरता जो होती है वो उसमें खतरा होता है, जो जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है।
तो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, इससे क्या होता है, आपके माइंड में एक दो क्वेश्चन का सोल्यूशन और मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देते हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब तक 2024 तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? ठीक है, ये चीजें आपने सुनी बहुत, लेकिन इसमें बहुत से लोग इसको जानते नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग इसको जानते नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। 2024 तक क्या है? जीरो है, इस चीज को याद रखना। क्या है? जीरो है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, इस चीज को याद रखना। देखो, अब तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हाँ, चर्चा जरूर हुई है कई बार इस पर। ठीक है, चर्चा कई बार इस पर हुई है, लेकिन लागू कभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? जो भारतीय संविधान है, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी भाग 2 है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, भाग 2 है। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में, और आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11 में। ठीक है, नागरिकता नागरिकता से जुड़ी सारी बातें दी गई हैं इसमें। 5 से 11 तक जो आर्टिकल है, इसमें क्या है, यानी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, यानी भाग भाग 2 लिखा हुआ है। ठीक है, भाग 2। और आर्टिकल की बात करें, तो 5 से 11। ठीक है, तो 5 से 11 तक क्या चीजें हैं? नागरिकता का। ठीक है, यहाँ लिख लो नागरिकता। ठीक है, नागरिकता, नागरिकता से जुड़ी बातें। ठीक है, तो नागरिकता से जुड़ी वो सारी बातें इसमें दी गई हैं। ठीक है, यानी कि वो सारी बातें कौन सी, यानी कि कौन नागरिक है, कौन नहीं है, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? ठीक है, करने के कितने तरीके हैं, करने के लिए कितने तरीके हैं? ठीक है, करने के कितने तरीके, यही सही है, करने के कितने तरीके हैं। तो कितने तरीके होते हैं? ऑप्शन बी, यानी 5 तरीके होते हैं। इस चीज को याद रखना, कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके होते हैं। ठीक है, देखो भारत में ये क्या चीज, नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं, इस चीज को आप जरूर जानना। ठीक है, पहला देखो जन्म। ठीक है, जन्म, जन्म से। ठीक है, वंश से, पंजीकरण से। ठीक है, प्राकृतिक प्राकृतिककरण से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, पांचवा क्या है? भारत की सीमा। ठीक है, भारत की सीमा के शामिल होने से, शामिल होने से। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीजें जो हैं, ये उन्हीं को समझ में आया होगा, ये चीजें जो हमने ये दिया है। ठीक है, ये उन्हीं को समझ में आया होगा जो पॉलिटी को पढ़ा होगा। ठीक है, जो पॉलिटी को पढ़ा होगा। बाकी चीजें उनको समझ में नहीं आई होंगी जो अभी पॉलिटी को नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का जो प्ले लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? ऑप्शन इसमें क्या है? 1947 है, 1947 है, 1950 है, यानी ऑप्शन सी है, 1955 होता है। ठीक है, 1955 होता है। इसको इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, 1955 में नागरिकता, इस चीज को याद रखना, नागरिकता के नियम बनाए गए हैं। ये जो इंडियन सिटीजन एक्ट
55 है, इसमें क्या हुआ है, इसमें नागरिकता के नियम बनाए गए हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें 99, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे पिछले क्लास में हमने अभी देखा है एकल नागरिकता। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी सीधा ऑप्शन बी अपना सही है। भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये क्वेश्चन होता है। जो भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये एस्पिरेंट को सोचने पे मजबूर कर देता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। ठीक है, आप ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए कि स्वेच्छा से त्यागने पर, धोखाधड़ी से प्राप्त करने पर, विदेशी राज्य से सेवा ग्रहण करने पर। तो इसमें क्या है, मुझे लगता है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मुझे क्या लगता है, ऑप्शन डी सही है, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है,